स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो हमने बात जो थी वो क्या की थी वो याद करवा रहा हूँ मैं आपको। तो हम मैटर पे बात कर रहे थे। तो मैटर के अंदर हमने पहले उसका डेफिनेशन देखा कि भी जिसके पास मास है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको मैटर बोल रहे हैं। फिर हमने मैटर को दो तरीके से क्लासीफाई किया था। एक था फिजिकल स्टेट पे हमने मैटर को क्लासीफाई किया था, दूसरा था माइक्रो लेवल पे हमने मैटर को क्लासीफाई किया था, या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे क्लासीफाई किया था, ये बोल सकते हैं माइक्रो लेवल या फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे। फिजिकल स्टेट में हमने देखा सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा एंड डीईसी के बारे में। माइक्रो लेवल की जो स्टडी थी उसके अंदर हम देख रहे थे प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ये दो चीज देख रहे थे, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के अंदर बात करें तो हमने यहाँ पे दो चीज़ों को समझा था, एक था एलिमेंट और दूसरा था यहाँ पे कंपाउंड। अगर प्योर की बात करें तो यहाँ पे दो चीज़ हम समझ रहे थे, एक था एलिमेंट और दूसरा था कंपाउंड। कल से आपका लेक्चर 10:15 को स्टार्ट कर दूंगा मैं। आज क्या था, मतलब मैं भी थोड़ा लेट था ऑलरेडी, और मॉर्निंग से ही मेरा जो फ़ोन था वो थोड़ा चार्ज नहीं था, तो 2 लेक्चर लेने के बाद मतलब बैटरी ख़त्म हो गई थी, इसीलिए कल से 10:15 बजे कर देंगे। और आपका रेगुलर टाइम अब 10:15 का कर रहे हैं। चलो, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो प्योर कंपाउंड थे उसके अंदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में हमने कल बात की। एलिमेंट के बारे में हमने ये देखा था, जो एलिमेंट्स है उसकी जो डेफिनेशन है वो लेवोजियर ने दी है। एलिमेंट की जो डेफिनेशन है वो लेवोजियर ने दी है। उसने बताया था कि ग्रुप ऑफ सेम एटम जो है उसको एलिमेंट बोला जाता है। एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। इन अ सेम एलिमेंट ईच एटम हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, वो हमने बात कल की थी। फिर हमने देखा था कि जो इनर्ट गैस होते हैं वो ग्रुप ऑफ एटम्स नहीं बनाते, फिर भी उसको एलिमेंट्स बोला गया है। और ओजोन जो है वो ग्रुप ऑफ सेम एटम है, फिर भी उसको एलिमेंट्स नहीं बोला गया है। तो ये सब बातें हमने कल की थी। कंपाउंड के बारे में अगर बात की जाए तो कंपाउंड का ये डेफिनेशन था, ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम्स, है ना, अलग अलग एटम का, अलग अलग जो एटम्स है ना। आज साउंड कुछ ज़्यादा लाउड आ रहा है, मतलब अच्छा नहीं आ रहा है क्या साउंड? एक काम करो, मैं इसको थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ अगर ज़्यादा लाउड आ रहा है साउंड तो। चलो अभी देख लो आप, है ना, अभी सही आ रहा है साउंड के और ज़्यादा लाउड आ रहा है। शायद आज क्या है, मैंने वो अपना डिवाइस चेंज किया है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा होगा। चलो, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है उसकी डेफिनेशन हमने देख ली। कंपाउंड की डेफिनेशन क्या थी? तो कंपाउंड की डेफिनेशन में हमने यहाँ पे ये देखा था, भाई 3 चीज़ें हमने देखी थी कंपाउंड की डेफिनेशन में। कंपाउंड की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर हमने 3 चीज़ों को देखा था। कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है? तो कंपाउंड एक तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम है। कंपाउंड क्या है? ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम है। क्लियर? ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम, ये बात थी कंपाउंड पे। दूसरी बात थी कि इसके अंदर डेफाइनाइट प्रोपोगेशन होता है। डेफाइनाइट प्रोपोगेशन मतलब यहाँ पे वो कैसे भी नहीं जुड़ सकते। डेफाइनाइट प्रोपोगेशन मतलब यहाँ पे उनको रूल के हिसाब से ही कंबाइन होना पड़ेगा, जैसे उनकी मर्जी है वैसे कंबाइन नहीं कर सकते, उनको एक डेफाइनाइट प्रोपोगेशन में ही कंबाइन होना पड़ेगा। तीसरा ये था कि जो ओल्डर प्रॉपर्टीज़ होगी, है ना, वो लोग लॉस्ट करेंगे और न्यू प्रॉपर्टीज़ गेन करेंगे। तो ये था कंपाउंड, है ना। कंपाउंड के ऊपर भी हमने बहुत सारी बातें की थी कल। कंपाउंड को भी हमने बहुत अच्छे से कल स्टडी किया था। आज जो हम देखने जा रहे हैं, क्लियर? ओके, तो वो हमें मिक्सचर के बारे में आज थोड़ा समझना है। मिक्सचर को देखेंगे कि मिक्सचर क्या होता है। चलो, तो मिक्सचर स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी आप एलिमेंट्स और कंपाउंड को रिवाइज करने के लिए हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर एक बार और देख सकते हो। मिक्सचर के बारे में अगर बात किया जाए तो मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ध्यान रखना, मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। क्लियर? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे मिक्सचर के बारे में ये बात है हमारी कि मिक्सचर जो है वो 2 टाइप के रहेंगे, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहेंगे।
होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ये देखने से पहले हम ये देख लें कि डेफिनेशन क्या रहेगी मिक्सचर की, मतलब किसको मिक्सचर कहा जाता है, ये देख लेंगे। आज मेरा रिजल्ट है, ओहो किसका, पीयूष तुम्हारा रिजल्ट है आज, है ना, ओके। चलो आज साउंड अच्छा आ रहा है कि बुरा आ रहा है ये बताओ तो मेरे को, हर रोज के मुकाबले साउंड की क्वालिटी में ये देख लेंगे। आज मेरा रिजल्ट है, रोज के मुकाबले साउंड की क्वालिटी आपको बेटर लग रही है कि गलत लग रही है वो खाली बता देना, तो मैं कल से अपना वही पुराना डिवाइस यूज़ करूँगा अगर साउंड अच्छा नहीं आ रहा है तो। ध्यान रखें यहाँ पे मिक्सचर जो है उसको हम यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के अंदर, क्लियर। उससे पहले डेफिनेशन समझ लें मिक्सचर का डेफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन समझा रहा हूँ मिक्सचर का। तो देखो ये तो कंपाउंड का है, अभी जो डेफिनेशन मैं लिखने जा रहा हूँ वो मिक्सचर का डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना मिक्सचर का क्या डेफिनेशन है उसको। तो मिक्सचर का डेफिनेशन यह है ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम, ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम, ध्यान रखना ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम। तो यहाँ पे मिक्सचर भी क्या है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम है, अलग अलग एटम का ग्रुप है मिक्सचर। और यहाँ पे ध्यान रखना नॉन डेफाइनाइट प्रोपोगेशन, नॉन डेफाइनाइट प्रोपोगेशन, नॉन डेफाइनाइट प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन मतलब यहाँ पे जो अमाउंट है वो कोई डेफाइनाइट नहीं होता। मिक्सचर अपनी मर्जी से आप मिक्स कर सकते हो, आप जैसा चाहो वैसा मिक्सचर बना सकते हो। यहाँ पे ऐसे रूल नहीं है भाई आपको 2 जैम 1 या फिर 1 जैम 1, मतलब यहाँ पे कोई ऐसे रूल्स आपको फॉलो नहीं करने पड़ते हैं ज़्यादा, क्लियर। यहाँ पे आपको ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है मिक्सचर के लिए। रोज की तरह नहीं आ रही, मतलब रोज की तरह नहीं आ रही मतलब अच्छी आ रही है कि बुरी आ रही है, रोज अच्छी आती है कि आज अच्छी आती है वो बताना है। रोज की तरह नहीं आ रही वो तो मैं समझ गया कि भाई रोज की तरह तो नहीं आ रही है, लेकिन बैड है कि गुड है ये बताना है, क्लियर। पहले अच्छी थी कि अभी अच्छी है, बस तो मुझे पता चले कि मुझे कौन सा मोबाइल यूज़ करना है, अभी आज जो कर रहा हूँ वो यूज़ करूँ कि कल वाला यूज़ करूँ, बस और कुछ नहीं। और थोड़ा ब्लर भी हो रहा है, चलो अभी ख़त्म हुआ है ब्लर, ओके। मैं तो 6% वॉल्यूम पे ही लेक्चर सुन रहा हूँ, इतना लाउड है, बेड है, हाँ तो ऐसा बोलो ना बेड है तो पता चले कि भाई बेड आ रही है। हाँ अभी ब्लर भी कम हुआ है, चलो ओके। कल से मैं पुराना डिवाइस यूज़ करूँगा, आज का दिन सहन कर लो, है ना, कल से मैं अपना पुराना डिवाइस ही यूज़ करूँगा। चलो तो यहाँ पे ध्यान रखना ये बात है हमारी मिक्सचर पे चल रही थी। तो मिक्सचर में ध्यान रखना ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम होता है, नॉन डिफाइनाइट प्रोपोगेशन होती है। मिक्सचर भी ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम है और उसके अंदर जो प्रोपोगेशन है वो नॉन डिफाइनाइट होती है। तीसरा यहाँ पे ये है कि जो ओल्डर प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ओल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ ओल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो लॉस्ट हो भी सकती है और लॉस्ट नहीं भी हो सकती, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती यहाँ पे। तो मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं वो अपनी ओल्ड प्रॉपर्टीज लॉस्ट कर भी सकते हैं और नई प्रॉपर्टी डेवलप करेंगे भी, और अगर उनकी मर्जी नहीं है तो फिर नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पे ये चीज़ समझ लेना है मिक्सचर में कुछ भी हो सकता है, ओल्ड प्रॉपर्टीज लॉस्ट करके न्यू प्रॉपर्टीज डेवलप भी हो सकती है, या फिर जो ओल्डर प्रॉपर्टीज है वो रिमेनिंग भी रह सकती है, क्लियर। तो ओल्ड प्रॉपर्टीज लॉस्ट नहीं भी हो सकती और हो भी सकती है। अब ध्यान रखना किसके अंदर लॉस्ट होगी, है ना, मतलब कौन ओल्ड प्रॉपर्टीज को लॉस्ट करेगा। तो याद रखना है एलओएल, कौन या करेगा, एलओए। जो एलओए होती है वो ओल्ड प्रॉपर्टीज को लॉस्ट करके नई प्रॉपर्टी डेवलप करती है। बाकी ज़्यादातर जो मिक्सचर है उसके अंदर लॉस्ट नहीं करते, मतलब वो क्या होते हैं अपनी ओल्डर जो प्रॉपर्टीज़ है उसको मेंटेन करते हैं, अपनी जो भी पुरानी प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करते हैं। तो ध्यान रखना मिक्सचर में कुछ भी हो सकता है,
मतलब पुरानी प्रॉपर्टी रह भी सकती है, पुरानी प्रॉपर्टी जाके नई प्रॉपर्टी आ भी सकती है। पहले कुछ एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस को बाद में समझेंगे। कि मिक्सचर जो है वो ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम है। मैं यहाँ पे बात करूंगा, मेरे पास वाटर है, मेरे पास पानी है, H2 है, वाटर है, और मैं इसके अंदर शुगर डाल रहा हूँ। वाटर के अंदर मैं शुगर डाल रहा हूँ, तो वाटर के अंदर मैं शुगर अगर ऐड कर रहा हूँ, फिर उसको मैं थोड़ा शेक कर रहा हूँ सॉल्यूशन को, तो क्या होगा, जो शुगर जो होगी वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगी और ये एक सॉल्यूशन बनेगा, वाटर और शुगर का सॉल्यूशन। शुगर जो होती है उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, ये शुगर का फॉर्मूला है। और वाटर का फॉर्मूला हम सबको पता है, वाटर क्या होता है, H2O होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि शुगर है वो वाटर में सॉल्युबल हो रही है, शुगर और वाटर मिलके एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्लियर? ये मिक्सचर है, ये क्या है, मिक्सचर है। ध्यान रखें ये मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर है? कि क्या कि यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम ही है। देखो यहाँ पे कौन सा एटम है, H2O है, यहाँ पे कौन से है, C12H22O11। तो डिफरेंट एटम्स जो है वो मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं, इन दोनों ने मिलके एक सॉल्यूशन बनाया, उसको हमने मिक्सचर कह दिया। अभी यहाँ पे देखा जाए, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट पानी पीना पड़ेगा मुझे। चलो अभी ये शुगर है, ये वाटर है ना, शुगर और वाटर मिलके यहाँ पे एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो दोनों के दोनों डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट एटम मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं, सॉल्यूशन बन रहा है शुगर का। अभी यहाँ पे देखेंगे पुरानी जो प्रॉपर्टीज है वो लॉस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, शुगर एंड वाटर बोथ maintain their older properties, मतलब जो भी अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज है, जो भी अपना पुराना नेचर है, वो ये लोग मेंटेन कर रहे हैं, उसको छोड़ नहीं रहे हैं। मतलब वाटर जो है वो लिक्विड था, लिक्विड ही है, शुगर सॉलिड थी तो सॉलिड ही है, अंदर जाके भी वो शुगर जो है वो सॉलिड ही रहेगी उसकी फेस, लेकिन शुगर पार्टिकल जो है इतने छोटे हो जाएंगे कि वो नाकेड आइज से हमको दिखेंगे नहीं। बाकी ये मत सोचना कि अंदर जाके शुगर जो है वो लिक्विड बन रही है, शुगर लिक्विड नहीं बन रही है। अंदर जाने के बाद शुगर है वो सॉलिड फॉर्म में ही है, लेकिन उसके पार्टिकल की साइज इतनी छोटी हो गई है अंदर सॉल्युबल होने के बाद कि नेकेड आइज से वो हमें नहीं दिखते। नेकेड आइज मतलब खुली आंखों से हम उसको नहीं देख सकते, ये बात है। यहाँ पे नंगी आंखों से हम यहाँ पे शुगर को नहीं देख सकते। हाँ, अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ कर रहे हो तो फिर बात अलग है। तो यहाँ पे देखना, शुगर एंड वाटर मेंटेन देयर ओल्डर प्रॉपर्टीज, मतलब अपनी पुरानी प्रॉपर्टी उन्होंने मेंटेन की है। शुगर जब बाहर थी तब कैसी थी, स्वीट थी, है ना। शुगर जब बाहर थी तब स्वीट थी, उसका जो टेस्ट था वो कैसा था, स्वीट था। जब शुगर पानी के साथ मिक्स हो गई उसके बाद अगर ये जो सॉल्यूशन बना है उसको टेस्ट करेंगे तो ये जो सॉल्यूशन है वो भी स्वीट रहेगा। मतलब शुगर अपनी स्वीटनेस पहले भी थी और आज भी उसके पास अपनी स्वीटनेस वैसे की वैसी है। मतलब शुगर अपनी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे नहीं छोड़ रहा है, वो अपनी ओल्डर प्रॉपर्टीज़ को साथ लेकर के चल रहा है। वाटर का भी ओल्डर प्रॉपर्टीज़ उसके साथ ही है। तो यहाँ पे जब मिक्सचर बन रहा है तो क्या हो रहा है, नई प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं आ रही है। क्लियर? वो ओल्डर प्रॉपर्टीज़ को साथ में लेके चल रहे हैं। क्लियर? तो ये जो मिक्सचर है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। चलो दूसरा मैं एक मिक्सचर और दिखा रहा हूँ कि मेरे पास Fe पाउडर है। Fe पाउडर समझ रहे हो? Fe पाउडर मतलब आयरन का पाउडर है ना। जो अपना आयरन होता है उसको पाउडर फॉर्म में ले गए, Fe पाउडर है। और दूसरा है मेरे पास NaCl है, नमक है, उसका पाउडर है, नमक का पाउडर है। इन दोनों को मिक्स कर रहा हूँ एक बकेट में। मान लो मेरे पास एक बकेट है, उसके अंदर मैं थोड़ा Fe का पाउडर डाल रहा हूँ और थोड़ा NaCl का पाउडर डाल रहा हूँ।
फिर इस दोनों को भी मैं शेक कर रहा हूँ, मतलब कोई ऐसा रॉड जैसा लेके इसको शेक कर रहे हैं, तो एक दूसरे में ये लोग मिक्स हो जाएंगे, Fe पाउडर और NaCl का पाउडर। चलो, क्या ये लोग मिक्स होने के बाद अपनी प्रॉपर्टीज छोड़ देंगे? हैं, ये लोग मिक्स होने के बाद अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं क्या? नहीं छोड़ेंगे। आयरन की है प्रॉपर्टी है कि आयरन जो होता है वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, या फिर मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, ये बोल सकते हैं। अगर मैं एक छोटा सा मैग्नेट लेके इसके बकेट के अंदर घुमाऊंगा तो क्या होगा, जितना भी आयरन होगा वो सब मैग्नेट के साथ चिपक जाएगा और नमक जो है वो नहीं चिपकेगा। मतलब यहाँ पे आयरन अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन कर रहा है, नमक अपनी प्रॉपर्टी मेंटेन कर रहा है। क्लियर? अगर मैं इस बकेट के अंदर वाटर ऐड कर दूंगा, है ना, पानी डाल दूंगा इस बकेट के अंदर, तो NaCl है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा और आयरन जो है वो इनसॉल्युबल रहेगा। मतलब वो जो पुरानी प्रॉपर्टी थी वो मेंटेन कर रहे हैं। तो हम अभी ऐसे मिक्सचर पे बात कर रहे हैं कि जिसके अंदर जो कंपोनेंट है मिक्सचर के वो अपनी ओल्डर प्रॉपर्टी को लॉस्ट नहीं कर रहे हैं। क्लियर? मतलब अपनी ओल्डर प्रॉपर्टी को मेंटेन किए जा रहे हैं। लेकिन हर बार ये नहीं होता, कुछ बार जो मिक्सचर होते हैं वो अपनी ओल्डर प्रॉपर्टी को लॉस्ट करके नई प्रॉपर्टी ऑब्टेन भी करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं एलॉय की, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेके मुझे थंब भेज देना, फिर मैं आगे बात कर रहा हूं आपसे। जैसे कि मैं बात करूं एलॉय की, મને ચપટી વગાડતા આવડી ગઈ, મારી ચપટી વાગે છે ચપ ચપ ચપ, જાણે બંદૂક ફૂટે છે ફટ ફટ ફટ। મને ચપટી વગાડતા આવડી ગઈ, મને ચપટી વગાડતા આવડી ગઈ। चलो अभी एलॉय की बात कर रहे हैं। अभी हम होमोजेनियस हेट्रोजेनियस देख रहे हैं, टेंशन मत लो। एलॉय की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। चलो एलॉय क्या होता है उस पर बात करेंगे, फिर आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। क्लियर? एलॉय मतलब मिक्स करते हैं दो मेटल को, दो मेटल को मिक्स करने के बाद जो नई मेटल मिलती है उसको एलॉय बोला जाता है। क्लियर? आप लोग उसको एलॉय ही बोलते होंगे, है ना। दो मेटल को मिक्स करके जो नया मेटल मिलता है उसको एलॉय कहा जाता है। चलो अभी दिखा रहा हूँ मैं। मेरे पास कॉपर है और जिंक है, इन दोनों को अगर मिक्स किया जाए, कॉपर और जिंक को, है ना, तो आप 10th में पढ़ के आए होंगे शायद। कॉपर और जिंक को अगर मिक्स किया जाए तो इन दोनों को मिक्स करके ब्रास बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? ब्रास, है ना। फिर कॉपर है, जिंक है और टीन है ना, टीन Sn, इनको मिक्स किया जाए तो ब्रॉन्ज बनता है। क्या बनता है? ब्रॉन्ज बनता है। तो ऐसे क्या होता है? एलॉय बनते हैं। मतलब दो मेटल को मिक्स करके एलॉय बनाया जाता है। अब देखना, जब एलॉय बन रहा है तो कॉपर जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कॉपर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। जिंक का जो कलर है वो अपना सिल्वर कलर टाइप का कलर रहेगा। जिंक जो है, कॉपर पे क्या है? रस्टिंग होता है। रस्टिंग होता है मतलब कॉपर को काट लग सकता है। रस्टिंग मतलब आप देखोगे तो मानसून में जो कॉपर होता है उसके ऊपर ग्रीन कलर के स्पॉट्स बनते हैं। मतलब जो आपके घर में कोई भी कॉपर की चीज़ होगी, अगर लोटा वोटा होगा, है ना, तो मानसून में आप देखना उसके ऊपर है ना ग्रीन कलर के डार्क स्पॉट बन रहे हैं, मतलब कॉपर में रस्टिंग होती है। दूसरा जो जिंक है उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है कि भाई जिंक है उसमें वो जिंक जो है, जिंक वो आवाज़ पैदा नहीं कर सकता। मतलब आप जिंक को ऐसे उसके ऊपर मतलब रॉड से अगर मार करोगे, है ना, तो जिंक में से आवाज़ नहीं निकलती, और निकलती है तो इतनी अच्छी नहीं होती, बहुत ख़राब आवाज़ होती है। मान लो ऐसी आवाज़ होती है इस टाइप की, है ना, तो बहुत गंदी आवाज़ आती है। अगर जिंक पे नॉक किया जाए, उस पर अगर नॉक करेंगे तो अच्छी आवाज़ नहीं आएगी मेटल के जैसी।
लेकिन आपको पता है कि जब ब्रास बनता है ये दोनों का मिलके, मतलब कॉपर और जिंक मिलके जब ब्रास बनता है तो उसका जो कलर होता है वो भी बिल्कुल अलग कलर होता है, गोल्ड जैसा कलर होता है इसका, येलो कलर है ना, गोल्ड कलर बोलते हैं इसको। दूसरा ये जो ब्रास होता है ये एंटी रस्टिंग होता है, एंटी रस्टिंग होता है मतलब इसका रस्टिंग भी नहीं होता, इसको काट नहीं लग सकता है ना। कभी भी आप देखना ये ब्रास को पीतल बोलते हैं, इस पे कभी रस्टिंग नहीं होगा, इसको कभी काट नहीं लगेगा। और दूसरी बात करें तो इसका जो वॉइस है वो भी बहुत अच्छा आता है। अगर जिंक में हम नॉइस मतलब नॉक करेंगे ऐसे तो ये बहुत अच्छी वॉइस प्रोड्यूस करता है। इसीलिए आप देखना कि जो भी वो म्यूजिशियन होते हैं उनके पास वो एक ऐसी प्लेट होती है ऐसे बजाने की, वो लास्ट में जो बजाते हैं वो थाली जैसी प्लेट, वो ब्रास की बनी होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कॉपर और जिंक की प्रॉपर्टी अलग थी जब वो एलिमेंट्स हैं। ये कॉपर एलिमेंट है, यहाँ पे जिंक एलिमेंट है। जब वो एलिमेंट्स थे तब उनकी प्रॉपर्टीज अलग थी। जब उन दोनों ने मिलके ब्रास बनाया, एलॉय है, तब उनकी प्रॉपर्टी में चेंजेस आ रहा है। और आप 10th में बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे कि जब दो मेटल मिलके एलॉय बनाती है तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें चेंजेस आता है। मतलब एलॉय जब बनता है तो प्रॉपर्टी चेंज होती है, यह आपने पढ़ा होगा, क्लियर, आपको याद भी होगा कि जब एलॉय फॉर्मेशन होता है तब प्रॉपर्टीज में चेंजेस आता है। तो यहाँ पे देखो आप कि ओल्ड प्रॉपर्टी निकल के न्यू प्रॉपर्टी बन रही है ना। इसीलिए मैंने लिखा कि मिक्सचर में ऐसा हो सकता है कि जो ओल्ड प्रॉपर्टी है वो लॉस्ट करके नई प्रॉपर्टी लाए। कौन ला सकता है? एलॉय। तो वैसे देखा जाए तो एलॉय तो कंपाउंड की तरफ जा रही है ना, बिल्कुल कंपाउंड जैसा ही लग रहा है। देखो एलॉय क्या है तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम है, यहाँ पे कॉपर और जिंक डिफरेंट एटम है तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम। दूसरा है डेफाइनाइट प्रोपोगेशन। तो ध्यान रखना एलॉय जो होती है उनके अंदर प्रोपोगेशन डिफाइनाइट नहीं होता। ये ध्यान रखना, एलॉय के अंदर डिफाइनाइट प्रोपोगेशन नहीं होता। ये जरूरी नहीं है कि आपको अगर ब्रास बनाना है तो कॉपर और जिंक का 1:1 रेशियो चाहिए, ये जरूरी नहीं है। आप अपनी मर्जी से एलॉय बना सकते हैं। आप 30% कॉपर ले लो, 70% जिंक ले लो, 50% जिंक ले लो, 50% कॉपर ले लो। मतलब आप यहाँ पे इसका अमाउंट है वो आगे पीछे कर सकते हो। मतलब ब्रास बनाने के लिए ये फिक्स नहीं होता, प्रोपोगेशन फिक्स नहीं होती। ध्यान रखना कंपाउंड में क्या होता है, डिफाइनाइट प्रोपोगेशन होना चाहिए तब जाके उसको कंपाउंड बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी अगर ओल्डर प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गई और नई प्रॉपर्टी मिल गई तो बस उसको कंपाउंड बोल दो। कंपाउंड कब बोलेंगे? जब ओल्डर प्रॉपर्टी लॉस्ट होकर नई प्रॉपर्टी बन रही है, डेफाइनाइट प्रोपोगेशन है और ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम है तो। बाकी मिक्सचर क्या है तो मिक्सचर भी ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम है, उसके अंदर प्रोपोगेशन डिफाइनाइट नहीं होता। मतलब मिक्सचर में ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई इस तरह से ही मिक्स होना है, वो कैसे भी मिक्स हो सकते हैं। तो एलॉय में क्या होता है, ऐसा रूल्स नहीं है कि भाई इतना जिंक लेना है, इतना ही कॉपर लेना है। जितना मर्जी है उतना जिंक लो, जितना मर्जी है उतना कॉपर लो, मिक्स करोगे ब्रास ही बनेगा। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, ऑर्नामेंट्स है ना, भी देखो ऑर्नामेंट्स होते हैं जो मतलब लड़कियां जो पहनती है, ऑर्नामेंट्स नहीं होते, उनके गले में होते हैं, हाथों में होते हैं, इधर होते हैं, ऑर्नामेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो ऑर्नामेंट ही मिक्सचर है, ऑर्नामेंट भी क्या है, मिक्सचर है। अभी आप देखो ऑर्नामेंट भी मिक्सचर होते हैं। ऑर्नामेंट में क्या होता है, गोल्ड होता है, गोल्ड के साथ कॉपर हो सकता है या फिर गोल्ड के साथ सिल्वर भी हो सकता है। दोनों ही तरीके से ऑर्नामेंट ही बनेंगे। गोल्ड के साथ अगर कॉपर मिक्स करो तो भी ऑर्नामेंट होगा और गोल्ड के साथ सिल्वर मिक्स करो तो भी ऑर्नामेंट होगा। सोनी लोगों को ज़्यादा पता होगा, यहाँ पे सानिया हमारी हेल्प कर सकती है ना। चलो सोनी लोगों को ज़्यादा पता होगा, है ना, सानिया हेल्प करेगी। अब हमें तो पता नहीं चलेगा। मान लो मैंने अगर कुछ गोल्ड का पहना है, मान लो अभी मैंने यहाँ पे एक रुद्राक्ष पहना है, बराबर, तो अभी आपको थोड़ी पता चलेगा कि इसके में गोल्ड के साथ कॉपर है कि गोल्ड के साथ सिल्वर है। वो तो जो सोनी होगा उसको ही पता चलेगा, वो ही टेस्ट कर पाएगा, बाकी रहेगा तो ऑर्नामेंट। और दूसरा ऐसा कोई रूल तो है नहीं कि भाई इतना ही गोल्ड लेना है और इतना ही कॉपर लेना है। वो तो अभी सोनी की मर्जी है, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है।
ऐसा बोला गया है कि भाई 22 कैरेट होना चाहिए और 2 कैरेट ही आप इसके अंदर इम्प्योरिटीज ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा ही करेंगे तो फिर धंधा कैसे चलेगा है? तो ऐसा नहीं होता है, वो हॉलमार्क सब होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि यही होगा। वो थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉपर भी ऐड करके ऑर्नामेंट बना सकते हैं। तो मिक्सचर में क्या होता है कि भाई जो प्रोपोगेशन है वो फिक्स नहीं है। देखो मैं बोलूँ कंपाउंड तो फिक्स होता है। आप है ना मेरे घर से पानी पियो H2O ही होगा, आप पीयूष के घर से पानी पी लो H2O ही होगा, आप अल्पेश के घर से पानी पियो H2O ही है, आप सानिया के घर से पानी पियो H2O ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप किसी के भी घर से जाके पानी पियो वो H2O ही है। लेकिन आप किसी भी सोने की दुकान से अगर ऑर्नामेंट्स ले रहे हो, आप किसी भी सोने की दुकान से ऑर्नामेंट्स ले रहे हो तो गारंटी नहीं है कि वो 22 कैरेट और 2 कैरेट का ही मिक्सचर होगा, ये गारंटी नहीं है। वो तो जो अच्छे सोनी होंगे जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं वो 22 जैम 2 देंगे और बाकी तो हमको पकड़ा देंगे 20 जैम 4 करके, है ना। देखो ऑर्नामेंट में पता कुछ नहीं चलेगा अपने को, लेकिन यहाँ पे फ़र्क रहेगा। तो किसी के भी घर से पानी पी रहे हो तो वो 2 जैम 1 है, इसका मतलब ये कंपाउंड है पानी, क्योंकि कहीं से भी पानी पियो प्रोपोगेशन सेम है। लेकिन कहीं से भी ऑर्नामेंट खरीदो तब प्रोपोगेशन सेम नहीं है, तब प्रोपोगेशन चेंज हो रहा है। इसका मतलब मिक्सचर जो होता है उसको मिक्स करने के लिए कोई रूल्स नहीं होते। मान लो मैं अभी आपके घर अभी चाय पीने आया, समझ लो मैं किसी के भी घर अगर चाय पीने आया है ना, मेरे को चाय पीना है, मैं किसी के भी घर आया, तो ज़रूरी है कि हर एक आदमी के घर पे जो चाय बनेगी उसमें इक्वल शक्कर डाली जाएगी, उसमें इक्वल शुगर डाली जाएगी। ये ज़रूरी है क्या? ऐसा कोई रूल है क्या कि अगर चाय बनानी है तो इतने दूध में इतनी ही शक्कर डालनी पड़ेगी? है अगर मैं किसी के घर पे जाऊंगा तो वो ज़्यादा शुगर वाली चाय पीते होंगे, मीठी चाय पीते होंगे, कुछ ऐसे होंगे ज़्यादा पढ़े लिखे, वो बोलेंगे नहीं भाई ज़्यादा शुगर वाली चाय नहीं पीनी चाहिए, नुकसान करती है, तो वो कम शुगर डालेंगे। तो मिक्सचर बनाने के लिए कोई रूल्स नहीं होते। देखो चाय बनाने के लिए इतना फिक्स है कि भाई आपको दूध लेना पड़ेगा, दूध के अंदर चीनी डालनी पड़ेगी, शुगर डालना पड़ेगा, लेकिन कितनी चीनी डालनी है, कितना शुगर डालना है, वो अमाउंट फिक्स नहीं होता। दूध के अंदर कितना पानी मिक्स करना है उसका भी अमाउंट मिक्स, मतलब वो फिक्स नहीं होता। तो टी जो है वो एक मिक्सचर है। टी जो है वो क्या है? एक मिक्सचर है, क्योंकि टी बनाने के टाइम ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई यही प्रोपोगेशन रहेगा। लेकिन मैं बात करूं अगर NaCl की, मैं किसी के भी घर से अगर नमक लेके आ रहा हूं, है ना, मान लो मैं किसी के घर पे आया हो, बोला कि नमक देना, तो नमक एक कंपाउंड है, सबके घर पे नमक NaCl ही होगा, 1:1 रेशियो रहेगा। फिर पीयूष ये नहीं बोलेगा नहीं सर हमारा नमक जो है वो मुंबई से आया है तो हमारा नमक तो NaCl3 है, क्लियर, बहुत स्टैंडर्ड नमक है, तो ये नहीं हो सकता। वो महाराष्ट्र से आए चाहे चेन्नई से आए, है ना, नमक नमक रहेगा, 1:1 ही रहेगा, क्लियर। तो यही मेजर डिफरेंट है कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में। कभी कभी ऐसा लग रहा है कि कुछ मिक्सचर कंपाउंड है, लेकिन वो कंपाउंड नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रोपोगेशन है वो डेफिनाइट नहीं होती। तो ध्यान रखना है, एलॉय जो है वो मिक्सचर है, एलॉय ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम है, एलॉय के अंदर ओल्डर प्रॉपर्टीज को लॉस्ट करके नई प्रॉपर्टी ऑब्टेन भी हो रही है, फिर भी वो मिक्सचर है क्योंकि उसके अंदर जो प्रोपोगेशन है वो डिफाइनाइट नहीं होती। ये बहुत क्लियर ध्यान में रखें इन चीज़ों को। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम। इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से बेटा। ओके सानिया, चलो कॉपर अगर जिंक से ज़्यादा होगा तो क्या ब्रास रस्ट करेगा? नहीं नहीं नहीं। चलो जनरली क्या होता है, ब्रास की मैं बात करूं तो ध्यान रखना, ब्रास में क्या होता है वो ध्यान रखना। देखो मैं अलग अलग बात कर रहा हूँ यहाँ पे ब्रास की।
कि ब्रास में कुछ भी हो सकता है। कॉपर जनरली 50% से ज़्यादा ही लेते हैं हम ब्रास में। ब्रास जब बनाते हैं तब कॉपर जो होता है वो 50% से ज़्यादा लेते हैं, और जिंक जो है वो कोई भी अमाउंट में ले सकते हो, 50-50 भी ले सकते हो, 70-30 ले सकते हो, 85 और 15 ले सकते हो। क्लियर। और कॉपर है वो 50% से ज़्यादा होता है। क्लियर। कॉपर ज़्यादा होगा तो भी रस्टिंग नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अगर ज़्यादा कॉपर है फिर भी रस्टिंग नहीं करेगा, ब्रास के अंदर रस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि जो जिंक है वो उसको एंटी रस्टिंग बना ही देगा। क्लियर। तो यहाँ पे यही चीज़ें हमको समझनी थी, है ना, कि मिक्सचर जो है और जो कंपाउंड जो है उनकी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल सेम लग रही है, लेकिन सेम नहीं है। एक बहुत बड़ा डिफरेंट है कि कंपाउंड है वो डेफिनाइट प्रोपोगेशन शो करते हैं, और मिक्सचर जो है उसकी जो प्रोपोगेशन होती है वो डेफिनाइट नहीं होती। क्लियर। यही बहुत बड़ा डिफरेंट था उनके बीच में। अभी हम ये देख रहे हैं यहाँ पे एक चीज़, और समझना क्या चीज़ देख रहे हैं। तो देख हम ये रहे हैं कि मिक्सचर की दो टाइप है। मिक्सचर जो है उसके दो टाइप है, एक टाइप है होमोजीनियस एंड दूसरा टाइप है हेट्रोजीनियस। क्लियर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलो, होमोजीनियस मिक्सचर मतलब ट्रू सॉल्यूशन, उसको आप बोल सकते हो। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब आप उसको क्या बोल सकते हो, ट्रू सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना, होमोजीनियस मिक्सचर को हम ये बोल सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर दो टाइप के सॉल्यूशन की बात होती है। एक होती है कॉलोइडल सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन, और दूसरा होता है सस्पेंशन सॉल्यूशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन। क्लियर। सस्पेंशन सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के लिए आप SOL लिख के उसके ऊपर एन लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होमोजेनियस मिक्सचर में दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, कॉलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। और हेट्रोजीनियस में दो टाइप होती है, कॉलोइडल एंड सस्पेंशन। होमोजीनियस में एक ही होता है, ट्रू सॉल्यूशन। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, concentration of solute is similar in whole solvent, in whole solution. Concentration of solute is similar in a whole solution, मतलब पूरा जो सॉल्यूशन होगा उसके अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी वो सिमिलर होगी। क्लियर। देखो अब कैसे, इसके एग्जांपल देखोगे तो ही ज़्यादा पता चलेगा। मेरे पास वाटर है और मैं उसके अंदर शुगर डाल रहा हूँ और फिर शेक करके एक्वियस सॉल्यूशन बना रहा हूँ, तो क्या होगा, पूरे सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर होगा वो इक्वल होगा। पूरे सॉल्यूशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। मतलब आप कहीं से भी इसको अगर टेस्ट करोगे तो आपको जो स्वीटनेस आएगी, जो मिठास आएगी वो एक जैसी आएगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे शुगर ज़्यादा होगी, इस तरफ शुगर कम होगी, है ना, ऐसा नहीं होगा। आप कहीं से भी ट्राई करो, वहाँ पे शुगर इक्वल अमाउंट में ही होगी। मतलब हर जगह पे जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है वो इक्वल रहेगा। कहीं से भी आप एक चम्मच भर के इसको टेस्ट करोगे, इक्वल ही टेस्ट आएगा। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन क्या होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज सिमिलर इन अ होल सॉल्यूशन, मतलब पूरे सॉल्यूशन में सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो स्टेशनरी होगी, सेम होगी, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। क्लियर। दूसरा कैन नॉट सोन सॉल्यूट पार्टिकल बाय नेकेड आइज, कैन नॉट सोन सॉल्यूट पार्टिकल बाय नेकेड आइज। दूसरा ये है कि हम नंगी आंखों से जो सॉल्यूट के पार्टिकल है उसको देख नहीं पाते। मतलब मैंने अगर शुगर को पानी के अंदर डाल दिया है, फिर उसको शेक करके सॉल्यूशन बना दिया है, तो फिर मैं खुली आंखों से, नेकेड आइज से शुगर पार्टिकल को देख नहीं पाऊंगा। मैं नहीं बता सकता कि ओहो ये शुगर इधर जा रही है, ये शुगर का बच्चा इधर जा रहा है, ये ऊपर है, ये नीचे है, वो बता ही नहीं पाता मैं। मतलब होमोजीनियस सॉल्यूशन के अंदर वी कैन नॉट सोन द सॉल्यूट पार्टिकल बाय नेकेड आइज। और दूसरा है
कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होगा वो इक्वल रहेगा पूरे सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, H2O प्लस शुगर, H2O प्लस NaCl, H2O प्लस NaCl, वाटर प्लस अल्कोहल, वाटर प्लस अल्कोहल। क्लियर? तो ये बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं कि जिसके अंदर होमोजीनियस सॉल्यूशन बनता है। और यहाँ पे क्या होता है, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होती, मतलब ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होती कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग दिखा पाए, मतलब देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर? हम ये बता सकते हैं देयर इज नो बाउंड्री बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं इसके बीच कोई बाउंड्री नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे में वो घुल मिल गए हैं, मिक्स हो गए हैं। ऐसे हम अलग नहीं कर पाएंगे कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। एक दूसरे के अंदर मतलब पूरे ऐसे घुल मिल गए हैं, वो नहीं बताते मैं तुम में हूँ तुम मुझ में हो, पता ही नहीं कौन किस में है। क्लियर? तो वैसा होगा यहाँ पे। तो ये होता है होमोजेनियस सॉल्यूशन, जहाँ पे बाउंड्री नहीं होती सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच, जहाँ पे नेकेड आइज से हम सॉल्यूट पार्टिकल को देख नहीं पाते, और जहाँ पर जो सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन है वो पूरे सॉल्यूशन में सिमिलर होता है, उसी को बोलते हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन। दूसरा होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे क्या होगा, एक बाउंड्री रहेगी, बाउंड्री बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ पे दोनों के बीच में एक बाउंड्री होती है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। कंसंट्रेशन जो होती है वो इक्वल नहीं होती है। क्लियर? कंसंट्रेशन इज नॉट इक्वल, नॉट सिमिलर इन होल सॉल्यूशन। पूरा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो इक्वल नहीं होती। सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज नॉट इक्वल, इज नॉट सिमिलर इन होल सॉल्यूशन। दूसरा यहाँ पे ये है, वी कैन सी और नॉट सी सॉल्यूट पार्टिकल बाय नेकेड आइज। यहाँ पे कुछ जो है उसके अंदर हमें सॉल्यूट पार्टिकल दिख सकते हैं नेकेड आइज से, और कुछ के अंदर नहीं दिख सकते। मतलब यहाँ पे सॉल्यूट है वो दिख भी सकता है नेकेड आइज से और नहीं भी दिख सकता है। तो यहाँ पे थोड़ी श्योरिटी नहीं है कि दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन इतना है कि उन दोनों के बीच कोई बाउंड्री नहीं होती और जो कंसंट्रेशन है वो सिमिलर नहीं होती। और दूसरा है कि जो सॉल्यूट है उसको आप देख भी सकते हो, नहीं भी देख सकते हो। मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल है Fe प्लस NaCl, मतलब Fe पाउडर एंड NaCl पाउडर, वाटर प्लस ऑयल, वाटर प्लस ऑयल है ना, वाटर प्लस ऑयल है, Fe पाउडर प्लस NaCl पाउडर है, मिल्क है। क्लियर? मिल्क जो है, क्लियर। उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, जितने भी एग्जाम्पल बनाना चाहे। क्लियर? सॉइल प्लस NaCl है, सॉइल प्लस NaCl, मिट्टी प्लस NaCl। देखो अब कैसे, अगर Fe प्लस NaCl को मिक्स कर देंगे एक बकेट में, समझो अगर एक बकेट है उसके अंदर मैं Fe प्लस NaCl को अगर मिक्स कर रहा हूँ, तो जरूरी तो नहीं है कि वो इक्वल ही मिक्स हो। कहीं पे हम अगर शेक भी कर रहे हैं तो कहीं ऐसा होगा NaCl ज़्यादा होगा, कहीं Fe ज़्यादा होगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि कहीं नमक ज़्यादा हो, कहीं Fe ज़्यादा हो, अगर हम मिक्स करेंगे तो, है ना। हम घर में चवाना खाते हैं, समझ रहे? चवाना है तो समझ रहे हो ना, क्या बोलते हैं, नमकीन बोलते हैं इंग्लिश में। अगर हम घर में नमकीन खाते हैं तो कई बार क्या होता है, जब मम्मी सबको नमकीन देती है तो हम मम्मी से शिकायत करते हैं कि आपने इसको तो सिंग भजिया ज़्यादा दिया नमकीन में, और मेरे में ओनली ममरे ही आए हैं नमकीन में, सिंग भजिया आया नहीं। तो उसमें मम्मी ने कोई मतलब चीटिंग नहीं की है। वो नमकीन को जब मिक्स किया होगा तो वो हाइड्रोजनियस सॉल्यूशन बना होगा। तो कोई ऐसा पार्ट रहा होगा जहाँ सिंग भुजिया ज़्यादा होगा, और कहीं ऐसा होगा जहाँ ममरे ज़्यादा होंगे। तो जब मम्मी ने नमकीन निकाला तो आपके हिस्से में ममरे आए, उसके हिस्से में सिंग भुजिया, है ना। तो हाइड्रोजनियस में यही होता है। जरूरी नहीं होता कि जितना आयरन इधर होगा उतना ही इधर होगा, जितना आयरन ऊपर होगा उतना नीचे होगा, फिक्स नहीं होता।
यहाँ पे तो क्या था, कहीं पे भी देखो आप शुगर इक्वल रहेगा, तो हेट्रोजीनियस में ये नहीं होता। दूसरा, आपको नेकेड आइज से पता चलेगा भाई NaCl के पार्टिकल कौन से हैं, आयरन के पार्टिकल कौन से हैं, आप देख सकोगे उसको अलग नेकेड आइज से भी। क्लियर। वाइट जो होगा वो NaCl होगा, और जो ऐसा कलर का होगा Fe जैसे कलर का वो Fe होगा। चलो, दूसरा है वाटर प्लस ऑयल। तो आपने देखा होगा जब ऑयल को वाटर में डालते हैं तो वो मिक्स ही नहीं होता है, मतलब वाटर है उसके अंदर हम ऑयल डालेंगे तो वो ऐसे ऐसे है ना, ऐसे मतलब दिखेगा अलग से, वो मना करेगा नहीं मुझे मिक्स नहीं होना है ना, मैं वाटर में मिक्स नहीं होऊंगा, ऐसा करेगा कौन, ऑयल। और वो ऐसे ऊपर आ जाएगा अचानक से और फिर ऐसे ड्रॉप बना के घूमे। तो क्या होगा, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऑयल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और नीचे देखेंगे तो ओनली वाटर होगा, ऑयल होगा ही नहीं। समझ रहे। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल जो पूरी सॉल्यूशन के अंदर इक्वल नहीं है। दूसरा, आप ऑयल के पार्टिकल को नेकेड आइज से देख सकोगे, एक बाउंड्री दिखेगी आपको, है ना, ऐसी एक बाउंड्री दिखेगी कि भाई वाटर और ऑयल पार्टिकल एक दूसरे से अलग है। क्लियर। तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉइल एंड NaCl देख लो आप, है ना। मिल्क की बात करें अभी, मिल्क क्या होता है, तो मिल्क होता है फैट प्लस वाटर। मिल्क क्या होता है, फैट प्लस वाटर होता है। ध्यान रखना, मिल्क होता है वो होता है फैट प्लस वाटर। अभी आप क्या है, मिल्क को थोड़े टाइम के लिए रखो, है ना, मतलब मिल्क को गर्म करना है, पहले मिल्क को गर्म करना है, फिर उसको ठंडा करना है, कूल करना है। तो आप देखोगे उसके ऊपर मलाई आती है, मिल्क के ऊपर क्या आती है, मलाई आती है। तो जो मलाई होती है वो फैट होता है और जो नीचे होता है वो फैट प्लस वाटर होता है। तो क्या होगा कि यहाँ पे ऊपर जो है वो फैट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, नीचे फैट की कंसंट्रेशन कम होती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मिल्क भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ये बातें थी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस पे। अगर आपको समझ में आ गया हो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का डिफरेंट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, और बता दें कि भी समझ में आया है। और कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो फिर क्वेश्चन करें उसके ऊपर, तो उसको ज़्यादा समझाने का ट्राई कर रहे हैं। चलो गए। तो ये था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का फंडा, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ये बात की हमने। देखो पहले हम ये बात कर रहे थे मिक्सचर क्या है। तो मिक्सचर में हमने ये देखा कि भाई मिक्सचर जो है वो है ग्रुप ऑफ डिफरेंट एटम इन अ नॉन डेफिनेट प्रोपोगेशन, मतलब जिसमें कोई फिक्स नहीं है कि किस अमाउंट में मिक्स करना है, किसी भी अमाउंट में मिक्स कर सकते हो, कोई फिक्स उसकी प्रोपोगेशन नहीं होती। दूसरा, हमने ये बात की मिक्सचर के बारे में कि मिक्सचर जब बनता है तो वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस्ट भी कर सकता है या फिर अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन भी कर सकता है। अगर प्रॉपर्टी लॉस्ट करेगा तो नई प्रॉपर्टी आएगी और मेंटेन करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा जो उसने मेंटेन किया है। ये बात थी मिक्सचर के बारे में। फिर हमने देखा कि मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर है वो ऐसे मिक्सचर है कि जिसके अंदर कोई बाउंड्री नहीं होती सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच। उसके जो कंपोनेंट होते हैं वो एक दूसरे में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानते थे, बहुत जन्मों जन्म की मतलब दूरियां सहने के बाद उनका मिलन हुआ है, ऐसा उनको लगेगा। कोई बाउंड्री नहीं होगी। सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होगी पूरे सॉल्यूशन में। और दूसरा जो है कि नेकेड आइज से आप सॉल्यूट पार्टिकल को नहीं देख सकते। फिर था हेट्रोजीनियस, उसमें एक बाउंड्री देखने को मिलती है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में। नेकेड आइज से आप देख भी सकते हो या नहीं भी देख सकते हो। और दूसरा जो है कि कंसंट्रेशन जो होती है सॉल्यूट की वो कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे कम होती है। कंसंट्रेशन मतलब फिक्स नहीं होता कंसंट्रेशन हर जगह उसका। ओके, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं फिजिकल मेथड फॉर
आइसोलेशन ऑफ मिक्सचर, फिजिकल मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर जो है उसके कंपोनेंट को हम आइसोलेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, मतलब उसके जो कंपोनेंट है उसको अलग करना है तो कर सकते हैं, बहुत इजी मेथड है। तो ध्यान रखना, फिजिकल मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर के जो दो कंपोनेंट होते हैं उसको आइसोलेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उसको सेपरेट किया जा सकता है, और उसके लिए बहुत सी फिजिकल मेथड का यूज़ किया जाता है। फिजिकल मेथड मतलब जिसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं करना है, वैसी मेथड को फिजिकल मेथड बोला जाता है। बहुत सारी फिजिकल मेथड है। एक फिजिकल मेथड है फिल्ट्रेशन, क्लियर, फिल्ट्रेशन एक फिजिकल मेथड है। दूसरा फिजिकल मेथड है सब्लिमेशन, क्लियर, सब्लिमेशन, ओके। तीसरा फिजिकल मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन, और एक फिजिकल मेथड है इवेपोरेशन, और एक फिजिकल मेथड है सेंट्रीफ्यूगेशन। बहुत सारी फिजिकल मेथड है, आप नाम देख लो, जिससे मिक्सचर को अलग किया जाता है। दूसरा एक होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, एक मेथड होता है फ्लोट फोटेशन, क्लियर, फ्लोट फोटेशन जो है वो होता है फ्लोट फोटेशन करके एक मेथड होता है। दूसरा एक मेथड होता है उसको डिस्टिलेशन बोलते हैं, डिस्टिलेशन, क्लियर, उससे भी हम अलग कर सकते हैं। डिस्टिलेशन होता है, फ्लोट फोटेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, इवेपोरेशन, क्लियर। उसके बाद एक मेथड होती है, वो होती है मेल्टिंग, है ना, मेल्टिंग, उससे भी हम अलग कर सकते हैं जो मिक्सचर होते हैं उनको, मेल्टिंग, क्लियर, ओके। उसके बाद बहुत सारी मेथड है, क्लियर, ध्यान रखना, जिससे अलग किया जाता है मिक्सचर को। फिल्ट्रेशन है, सब्लिमेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, इवेपोरेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, फ्लोटेशन है, डिस्टिलेशन है, मेल्टिंग है, एक्विफिकेशन है, एक्विफिकेशन, क्लियर। ऐसी बहुत सी मेथड है जिससे हम मिक्सचर को अलग कर सकते हैं। अभी ध्यान रखें, अलग अलग मिक्सचर के लिए अलग अलग मेथड यूज़ होगी, डिफरेंट मिक्सचर के लिए डिफरेंट मेथड यूज़ होती है। चलो हम बात करें अगर फिल्ट्रेशन की, तो फिल्ट्रेशन कब काम आएगा? जब मिक्सचर के अंदर कोई पार्टिकल का साइज़ छोटा है, किसी पार्टिकल का साइज़ बड़ा है, तो हम उसको फिल्टर कर सकते हैं, तब फिल्ट्रेशन यूज़ करेंगे। मान लो कि मेरे पास H2O प्लस सॉइल है, H2O प्लस सॉइल मतलब पानी प्लस सॉइल है, रेती है, माटी है। तो हम क्या करेंगे, एक गन्ना लेंगे, गन्ना मतलब ऐसा कोई सा भी कपड़ा ले लेंगे, है ना, ऐसा कपड़ा थोड़ा अच्छा लेना, ये तो थोड़ा फटा हुआ है, ऐसा कपड़ा लेंगे, गन्ना लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो सॉइल और वाटर का सॉल्यूशन है वो कपड़ा लेके ऐसे एक, समझ रहे हो, कपड़ा लेंगे, फिर एक ऐसे ग्लास लेंगे और ग्लास के ऊपर ऐसे कपड़ा ऐसे ढांक देंगे। फिर यहाँ से हम जो है वाटर और जो अपना सॉइल का जो सॉल्यूशन है उसको डालेंगे, तो ये कपड़ा है वो फिल्टर कर देगा, मतलब जो वाटर है उसको नीचे जाने देगा और जो सॉइल है वो कपड़े में आ जाएगी। तो ऐसे हम सॉइल और वाटर को अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से, क्लियर। तो अलग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन की हेल्प लेके हम सॉइल एंड वाटर को। बात कर रहे हैं सब्लिमेशन कब काम आएगा। सब्लिमेशन से किसको अलग किया जाता है, तो ध्यान रखना, आयोडीन है, CO2 सॉलिड है, NH4Cl सॉलिड है। ये जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो ध्यान रखना, कैंपर है, कैंपर, ये 4 एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। कैंपर, आयोडीन, CO2 सॉलिड को बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। तो ध्यान रखना है, जो CO2 सॉलिड है इसको ड्राई आइस बोला गया है, ड्राई आइस। और फिर जो NH4Cl सॉलिड है, कैंपर आपको पता होगा, कैंपर मतलब जो कपूर होता है उसकी बात है,
कैंपर है, आयोडीन है, CO2 सॉलिड है, NH4Cl सॉलिड है। इनके अंदर सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है। सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी मतलब क्या है कि ये लोग डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं। सब्लिमेशन मतलब डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना। कैंपर अगर है, और कैंपर है जो सॉलिड होता है, आपको पता होगा जो पूजा पाठ करने के लिए कैंपर कपूर का यूज़ करते हैं हम। कैंपर जो है वो सॉलिड होता है, अगर उसको हीट दिया जाए तो कैंपर सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड आता ही नहीं उसमें बीच में। आयोडीन का भी सेम होता है, आयोडीन भी सॉलिड से सीधा गैस में ही जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ड्राई आइस, जो सॉलिड फॉर्म में होता है उसको ड्राई आइस बोलते हैं। फिर उसको हीट करोगे तो डायरेक्ट वो CO2 गैस बनाएगा, लिक्विड नहीं बनाएगा। तो ये चारों के चारों ऐसे हैं जो सॉलिड में से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं। मान लो अभी क्या हो रहा है, अपने पास आयोडीन है सॉलिड में, और अपने पास मान लो Fe है सॉलिड में, मतलब दोनों है सॉलिड में, आयोडीन है और Fe है सॉलिड में, और मुझे आयोडीन और Fe को अलग करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको हीट करूँगा। जैसे ही हीट करूँगा आयोडीन जो है वो गैस बनेगा और ऐसे ही उड़ने लगेगा, आयोडीन गैस बन के उड़ जाएगा और Fe मेरे को अलग से मिल जाएगा। तो यहाँ पे आयोडीन और Fe का मिक्सचर अगर मेरे को अलग करना है, उसको सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है, तो मैं सब्लिमेशन जो टेक्निक है उसका यूज़ कर सकता हूँ। ये खाली मैं आपका नॉलेज के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना सारा बुक में दिया नहीं है। बुक में तो खाली इतना ही दिया है कि फिजिकल मेथड फॉर आइसोलेशन ऑफ मिक्सचर, उनके नाम है खाली कि भाई फिल्ट्रेशन है, सब्लिमेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन, इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, फ्लोरिफिकेशन, डिस्टिलेशन, मेल्टिंग, एक्विफिकेशन, ऐसी बहुत सी मेथड है जिसकी हेल्प लेके आप मिक्सचर को आइसोलेट कर सकते हैं। कौन सी मेथड किस में यूज़ करनी है ये बुक ने नहीं बताया है, ये तो खाली मैं ही बता रहा हूँ आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए कि भाई सब्लिमेशन कब यूज़ करना है, जब कैंपर, आयोडीन, CO2, NH4Cl इनका किसी के साथ मिक्सचर है। और सब्लिमेशन की डेफिनेशन क्या है, जब कोई चीज़ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रही है तो उसको सब्लिमेशन कहा जाता है। क्लियर हो रहा है? चलो, दूसरा होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। अब यहाँ पे समझे मैग्नेटिक सेपरेशन क्या है। तो मान लो मेरे पास क्या है, सॉइल प्लस Fe है, सॉइल प्लस Fe है, मतलब आयरन के साथ कोई भी सॉइल का पाउडर है, या फिर सॉइल प्लस NaCl है, सॉइल प्लस NaCl है, नमक के साथ सॉइल है, सॉरी सॉइल प्लस NaCl नहीं, Fe प्लस NaCl है। क्या है? Fe प्लस NaCl है। और मुझे Fe और NaCl को अलग करना है तो मैं एक छोटा सा मैग्नेट लूंगा, मैग्नेट लेके अंदर मिक्सचर में थोड़ी देर के लिए उसको घुमाऊंगा तो जितना भी आयरन होगा वो मैग्नेट से चिपक के बाहर आ जाएगा, और जो भी होगा सॉइल या फिर NaCl वो पड़ा रहेगा। तो मैग्नेटिक सेपरेशन से जो भी Fe के साथ किसी भी इम्प्योरिटी है उसको अलग कर सकते हैं। दूसरा होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या है, मान लो मैंने वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन बना दिया है, वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन बना दिया है और मुझे उसको अलग करना है, मुझे वाटर अलग करना है, शुगर अलग करना है। तो बहुत सिंपल टेक्निक है। अगर आपने आपके घर पे आपने मान लो वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन बना दिया है, शुगर है वो वाटर में डाल दिए, सॉल्युबल कर दिए, और फिर आपको ऐसा लग रहा है नहीं मुझे मेरी शुगर वापस चाहिए, तो आप वो शुगर वापस निकाल सकते हो। कैसे निकालनी है, तो आपको क्या करना है, एक वैसल लेना है, लेकिन वैसल कैसा लेंगे जिसकी मतलब विड्थ ज़्यादा होगी। एक चपटा वैसल लेंगे, चपटा मतलब बहुत ही विड्थ हो ऐसा वैसल लेंगे, थाली जैसा, समझ रहे हो, थाली जैसा वैसल लेना है। फिर ये वाटर और शुगर है इसको अंदर डाल देना है, वाटर और शुगर का जो सॉल्यूशन है इसको अंदर डाल देंगे वैसल में। फिर हमें इसको धूप में रखना है, धूप में रखना है ना, सनलाइट में रखना है। तो जैसे जैसे इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगा वैसे वैसे जो वाटर है वो ये इवेपोरेट करेगा, मतलब वाटर जो है वो इवेपोरेट कर जाएगा। आप फिर थोड़ी देर के बाद देखोगे तो जो भी आपकी शुगर होगी वो इस जो भी आपका वैसल होगा इसके मतलब तलिए है ना, ये जो शुगर जो होगी वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगी इस वैसल के अंदर। फिर जो शुगर है वो आप उसको इकट्ठा करके वापस ले सकते हो। तो वेपोरेशन भी काम आता है, एक टेक्निक है कि जिससे हम H2 और शुगर का जो सॉल्यूशन है उसको अलग कर सकते हैं। दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। अभी सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, ऐसा एक मशीन आता है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो किसी भी चीज़ को घुमाता है राउंड पर मिनट के हिसाब से, है ना, मतलब यहाँ पे जिसके मास के अंदर ज़्यादा डिफरेंस है उसको हम सेंट्रीफ्यूज करके अलग कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करके। आप है ना डेयरी पे कभी दूध भरवाने गए होंगे, अगर डेयरी पे आप दूध भरवाने जाओ ना तो वो डेयरी वाला जो होगा वो क्या करेगा, आपका जो दूध है वो एक टेस्ट ट्यूब में लेगा। दूध को टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद एक मशीन आता है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, उसके अंदर वो दूध को रखेगा।
तो क्या होगा कि वो दूध जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रखने के बाद जो टेस्ट ट्यूब है वो ऐसे गोल 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 घूमती है और बहुत स्पीड से घूमती रहती है। तो क्या होगा, जो आपका मिल्क होगा उसके अंदर जो जितना भी वाटर होगा H2O वो ऊपर आ जाएगा और जितना भी फैट होगा वो नीचे आ जाएगा। तो ऐसे आप मिल्क में से फैट और वाटर को सेपरेट कर सकते हो सेंट्रीफ्यूगेशन करके। या फिर आप मेटलर्जी में भी इस चीज़ को पढ़ के आए होंगे कि आपके पास Fe है, मेटल है, और उसके पास SI सिलिका की अगर इम्प्योरिटीज़ है तो Fe जो होता है वो थोड़ा हैवी होता है और जो मिट्टी होती है सिलिका होती है वो लाइट वेटेड होती है। अगर उसको भी ऐसे एक सेंट्रीफ्यूगेशन टायर में डाल दिया जाए, यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगेशन टायर होता है जिसके अंदर ऐसे बॉक्स बने होते हैं, इसके अंदर हमने Fe डाल दिया और हमने यहाँ पे सॉइल डाल दिया, फिर ये सेंट्रीफ्यूगेशन टायर अगर मूव करेगा, ऐसे सर्कुलेट करेगा, तो जो सॉइल होगी वो लाइट वेटेड होगी तो उड़ने लगेगी, और जो मतलब ज़्यादा जिसका वेट होगा वो ऐसे कैसे रहेगा। कई बार क्या होता है कि हमारी जो मम्मी होती है वो हमारे यहाँ पे जब गेहूँ है ना, गेहूँ बाजरा, ये ध्यान रखना, बाजरा और गेहूँ जो वीट होता है ना, ग्रेन हमारा होता है, उसको क्लीन करने के लिए इस मेथड का यूज़ करती है। वो क्या करती है, एक पंखा लेते हैं, पंखा लेके फिर एक ऐसा आता है, उसको सोपड़ा बोलते हैं गुजराती में, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, सुपड़ा ही होता है। उसमें गेहूँ बाजरी ले लेंगी, फिर वो ऐसा पंखा फैन चलेगा, फिर वो ऐसे बाजरी और गेहूँ ऐसे धीरे 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 करके नीचे डालते रहेंगे। तो बाजरी गेहूँ है वो नज़दीक पड़ेंगे और जो भी कचरा होगा वो लाइट वेटेड होगा, वो ऐसे दूर हवा के प्रेशर से चला जाएगा। तो वो भी एक टाइप का सेंट्रीफ्यूगेशन ही है। सेंट्रीफ्यूगेशन करके आप ऐसे मिक्सचर को अलग कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि भाई मिल्क में से फैट और वाटर अलग कर सकते हो, जैसे ये आयरन के साथ अगर सिलिका की कोई इम्प्योरिटीज़ है तो उसको आप ऐसे मतलब जो सेंट्रीफ्यूगेशन टायर है उसमें डाल के अलग कर सकते हो। अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोट फ्लोटेशन है वो आपने 10th में पढ़ा होगा। फ्लोट फ्लोटेशन अभी एक ऐसा ही टेक्निक होता है कि उसके अंदर एक बीकर लिया जाता है, उसके अंदर सॉल्यूशन लिया जाता है, फिर उसके अंदर पाइन ऑयल वगैरह डाला जाता है और जो भी मतलब सिलिका विलिका होता है उनकी इम्प्योरिटीज़ को दूर किया जाता है। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई टेंशन नहीं है, फ्लोट फ्लोटेशन आपको आगे पढ़ना ही है। डिस्टिलेशन किसको बोला गया है, तो डिस्टिलेशन बहुत ही अच्छी टेक्निक है। डिस्टिलेशन थोड़ा यहाँ पे समझना होगा आपको। डिस्टिलेशन से अगर आप चाहें तो अनप्योर वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट कर सकते हो। डिस्टिलेशन जो है वो अनप्योर वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करने के लिए काम आ सकता है। डिस्टिलेशन में क्या होता है, मान लो आप गटर का गंदा पानी ले लो, है ना, कोई भी गटर है, गटर का गंदा पानी आपने ले लिया। अब समझो आपके पास ये गटर का गंदा पानी है, गटर का पूरा गंदा पानी है, उसके अंदर कचरा है और पानी है। आपको क्या करना है, इसको बॉईल करना है। बॉईल करना है और कितना बॉईल करना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना है। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे जब आप लोग इसको बॉईल करोगे, चलो आप जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे जब इसको बॉईल करोगे तो क्या होगा, है ना, जब आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करोगे तो जो वाटर है वो गैस बन जाएगा, मतलब अपना जो H2 है वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। ध्यान रखना, H2O जो है वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा, मतलब वाटर जो है वो गैस बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जो वाटर की जो वेपर मिल रही है उसको कलेक्ट कर देना है। समझो ये गटर का गंदा पानी है, बहुत गंदा पानी है, गटर से निकाला है हमने बाहर नाली में से, उस पानी को लेके बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद क्या होगा, जो H2 है वो गैस बन जाएगा क्योंकि हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल किया। बाकी जो कचरा है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा क्योंकि अंदर कचरा होगा, सॉइल होगा, सब कुछ होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो वो वेपोरेट नहीं करेगा, वो गैसेस फॉर्म में नहीं आएगा, वो सॉलिड फॉर्म में अंदर ही रहेगा। मतलब कचरा है वो ऐसे का ऐसा रहेगा सॉलिड फॉर्म में, ओनली वेपर बनेगी वाटर की। हम इसको कलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, कलेक्ट कर देंगे। ये जो वाटर की वेपर है इसको कलेक्ट कर देंगे। वेपर हमें मिल गई, हम इसको कूल कर देंगे। ये जो वेपर मिल गई इसको कूल कर देंगे। कलेक्ट करने के बाद इसको कूल करेंगे तो H2 गैस फिर से H2 लिक्विड में कन्वर्ट होगा और ये जो पानी होगा वो बहुत ही प्योर वाटर होगा। इस पानी का यूज़ हम पीने के लिए भी कर सकते हैं, इतना प्योर होगा, और इसको हम डिस्टिल वाटर भी बोल सकते हैं। तो डिस्टिलेशन क्या होता है कि पानी को ऐसा जरूरी नहीं है डिस्टिलेशन पानी का ही किया जाए, किसी का भी डिस्टिलेशन कर सकते हो। मतलब डिस्टिलेशन में क्या होता है, बहुत से कंपाउंड होते हैं, मान लो ABC 3 कंपाउंड है,
ए कंपाउंड है, बी कंपाउंड है और सी कंपाउंड है, 3 कंपाउंड है। आप इसको हीट कर रहे हो, कोई एक कंपाउंड ऐसा होगा जो जल्दी से गैस बनेगा, बाकी के कंपाउंड गैस नहीं बनेंगे। जो गैस बन रहा है उसको कलेक्ट कर दो, फिर उसको कूल कर दो, उसका लिक्विड बन गया, हो गया डिस्टिलेशन। तो यही है डिस्टिलेशन। दूसरा होता है मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है, मान लो मेरे पास लेड है और एफी है, इन दोनों का मिक्सचर है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसा एक स्लोट ले लूँगा। स्लोट मतलब ऐसा स्लोप, सॉरी स्लोट नहीं, स्लोप बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्लोप है ना, ऐसा ढाल बोलते हैं। एफी और पीबी को मैं यहाँ से गर्म करूँगा, एफी और पीबी को गर्म करूँगा तो क्या होगा, जो पीबी है, लेड है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है लो होता है, तो ये जल्दी से मेल्ट करके लिक्विड बन जाएगा। ये जैसे ही लिक्विड बनेगा तो ये स्लोप पे बहता चला जाएगा। यहाँ पे नीचे एक बीकर रख दूंगा तो यहाँ पे बीकर में मेरे को लेड मिल जाएगा, और जो एफी होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ा बहुत हीट करने से एफी मेल्ट नहीं करता, तो एफी इधर ही पड़ा रहेगा और पीबी जो है वो मेल्ट होके मेरे को बीकर में मिल जाएगा। तो मेल्टिंग से ऐसे हम जिसके बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिसके मेल्टिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंट है वैसी मेटल को हम अलग कर सकते हैं। मान लो एफी के साथ लेड है, कौन सी ऐसी मेटल है जिसके बॉइलिंग पॉइंट जिसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी ऐसी मेटल है जिसके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। तो ध्यान रखें आप, लेड है, मर्क्यूरी है, सीजियम है, फ्रांसियम है, गैलियम है, क्लियर। इतनी जो मेटल है इसके बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, और एक होता है टीन, है ना, टीन। इतनी जो मेटल है इसके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होते हैं। ये थोड़ा बहुत इसको हीट किया जाए तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। अगर इन कितनी है, 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 मेटल का किसी और मेटल के साथ मिक्सचर है, उसको अलग करना है तो कुछ नहीं करना है, एक स्लोप लेना है, स्लोप के ऊपर उस मिक्सचर को रख देना है, थोड़ा हीट करना है, तो ये मेटल है वो जल्दी से मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में आके एक बीकर में हमें मिल जाएगी, और बाकी की जो मेटल है जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो ऐसे के ऐसे यहीं पे पड़ी रहेगी। तो ये भी टेक्निक है जिससे हम अलग कर सकते हैं मिक्सचर को। दूसरा है एक्विफिकेशन। एक्विफिकेशन क्या काम आता है, तो ये ध्यान रखना। मान लो मेरे पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर NaCl है और सॉइल है, NaCl है और सॉइल है, और मुझे NaCl और सॉइल को अलग करना है, मतलब नमक और मिट्टी है इनको अलग करना है। तो ये तो है नहीं कि मैं एक एक नमक चुन चुन के अलग करूं और एक एक मिट्टी को भी चुन चुन के अलग करूं, ऐसा तो कर नहीं सकता। अगर मुझे नमक और मिट्टी को अलग करना है तो सिंपल टेक्निक यही है कि मैं इसके अंदर पानी डाल दूं, है ना, ये जो नमक और मिट्टी है इसके अंदर मैं पानी डाल दूं। पानी डाल दूं मतलब मैं इसको एक्वा, इस पानी को एक्वा बोला गया है, पानी डाल के मैं इसको एक्विफाई कर दूं। एक्विफाई मतलब पानी जब डाल रहे हैं तो उसको एक्विफाई बोला जाता है, एक्विफिकेशन कर रहे हैं ऐसा बोला जाता है। तो इसके अंदर मैं जब पानी डालूंगा तो क्या होगा, जो NaCl है वो पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा। NaCl जो है वो पानी के अंदर कैसा हो जाएगा, सॉल्युबल, और सॉइल जो है वो इनसॉल्युबल रहेगी। समझ रहे हो, मिट्टी जो है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होगी और नमक जो है वो पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा। तो इसको एक्विफिकेशन बोलते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका फिल्ट्रेशन कर देता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिल्ट्रेशन कर देता हूँ। तो क्या होगा कि नमक तो सॉल्युबल हो गया था तो वो तो फिल्ट्रेशन में भी निकल जाएगा, लेकिन जो मिट्टी है, जो सॉइल है वो सॉल्युबल नहीं है, तो वो फिल्ट्रेशन में निकल नहीं पाएगी। इसीलिए सॉइल को हम अलग से कलेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे नमक और सॉइल को भी अलग किया जा सकता है। तो ये बहुत सी फिजिकल मेथड थी जिसकी हेल्प लेके हम मिक्सचर को आइसोलेट कर सकते हैं, जो मिक्सचर के कंपोनेंट हैं उसको अलग कर सकते हैं। ध्यान रखना, फिल्ट्रेशन था, सब्लिमेशन था, मैग्नेटिक सेपरेशन था, इवेपोरेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, फ्लोटेशन है, डिस्टिलेशन है, मेल्टिंग है, एक्विफिकेशन है, और भी कुछ मेथड आपकी बुक में अगर दिखे हो और मेरे को बाकी रहे हो यहाँ पे आपको करवाने का, तो आप मेरे को भेज देना उस मेथड का नाम लिख के। मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये मेथड कैसे काम कर रहा है। कोई अगर मेथड मुझसे रह गया हो बताने का तो आप मेरे को याद करवा देना कि सर ये क्या है। तो ये फिजिकल मेथड होती है जिसकी हेल्प लेके हम मिक्सचर को आइसोलेट कर सकते हैं। मतलब मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट, उसको अलग किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यही था। अगर कोई बाकी रह रहा है कोई टेक्निक, कोई फिजिकल मेथड, तो आप बुक में देख लेना और कल मेरे को बता देना मैसेज करके कि सर ये वाला टेक्निक अपना बाकी है, तो वो टेक्निक मैं आपको करवा दूंगा।
यहीं अपना लेक्चर हम ख़त्म कर रहे हैं। आज हमने क्या देखा तो बता रहा हूँ। आज हमने मिक्सचर देखा, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर की टाइप देखी, और मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, उसको आइसोलेट करने के लिए जो मेथड होती है उसका बेसिक नॉलेज हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है। मैं बोलूँगा ये बहुत बेसिक नॉलेज है, इसको मैंने मतलब खाली ऐसे ही पढ़ाया है। बाकी ये कि एक मेथड अगर फिल्ट्रेशन पढ़ना है तो पूरा लेक्चर होता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है हमें इतना ज़्यादा पढ़ने की, और भी बहुत सारे टॉपिक है हमारे पास। तो अलविदा ले रहे हैं, कल मिलते हैं इसी वक्त इसी चैनल पे, है ना। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारे इस चैनल को। आना जाना लगा रहेगा, ये मुलाकातें होती रहेगी, है ना। निकल रहे हैं, ख्याल रखना अपना, बहुत कीमती हो आप हमारे लिए।